जी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लस टू HBSC बोर्ड प्लस टू पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन है। ये सेट नंबर 2 के पेपर का, ठीक है, 80 मार्क्स का है। सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है बेसिकली ये कंप्लीट, और सॉल्यूशन कह लीजिए मॉडल टेस्ट पेपर का, सैम्पल पेपर का, या फिर कह लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स मतलब कि लॉन्ग शॉर्ट सब टाइप के क्वेश्चन है। टोटल 80 मार्क्स का बनाया गया। एक सिंगल वीडियो नहीं बन पाई बेटा ये, ठीक है। सेकंड 1 पार्ट 2 पार्ट और थर्ड पार्ट है। अब मैं कंप्लीट कर दूंगी। देखिए ध्यान से देखो, 27 नंबर पेज पे हैं हम। टोटल 35 पेजेस हैं पूरे 80 मार्क्स के एक सोल्यूशन के, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक सेट और है, वो भी मैं लेकर आऊँगी जैसे भी पॉसिबल हो सकेगा। चलिए, ये WTO का पिछले सेट में भी नहीं था क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और वैसे भी हमें WHO WTO यूनिसेफ इन बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इन संस्थाओं के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखिए क्वेश्चन देखिए जी, इससे पहले बेटे मैंने यहाँ तक अपलोड कर दिया, 40 नंबर क्वेश्चन तक मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। ये जरा ध्यान से देख लेने हैं जहाँ से भी आपको कोई मिस्टेक लगती हो, ठीक है। ये देखिए 45वां, WTO विश्व व्यापार संगठन पर एक नोट लिखे। विश्व व्यापार संगठन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO समझौते इसके मूल तत्व हैं जिस पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए गए हैं, और उन देशों संसद में इसकी पुष्टि की गई है, ठीक है। जिन जिन देशों ने सिग्नेचर किए हुए हैं वो सारा कुछ लीगल फॉर्मेशन में बना है सब कुछ जी। इसमें 164 सदस्य एवं 23 पर्यवेक्षक सरकारें जैसे ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि हैं, ठीक है। 23 की 23 नहीं लिखी, कुछ की लिख दी। इसका कार्य वैश्विक व्यापार प्रणाली की बाधाओं को कम करना है। 42वां क्वेश्चन देखिए जी, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 4 कारण लिखिए। आंसर, भारत और पाकिस्तान दोनों पहले एक ही देश थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत धर्म के नाम पर 2 अधिराज्य बने, एक मुस्लिम बहुल पाकिस्तान और दूसरा हिंदू बहुल भारत। दोनों दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित 2 बड़े देश हैं जिनके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे। दोनों में तनाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के भारत में विलय को कभी स्वीकार न करना। नंबर सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान का कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना। नंबर थर्ड, पाकिस्तान की अमेरिका व चीन से सैन्य सहायता प्राप्त कर भारत में उसका प्रयोग करना। नंबर फोर्थ पॉइंट, बांग्लादेश के सवाल पर 1972 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हो चुका है। 43वां क्वेश्चन देखिए, 43वां क्वेश्चन देखिए जी, भारत नेपाल संबंधों पर प्रकाश डालिए। आंसर, भारत और नेपाल 2 पड़ोसी देश हैं। दोनों की स्थलीय सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। दोनों के बीच मधुर संबंध कहे जा सकते हैं। दोनों के बीच एक संधि हुई जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है जी, बिना पासपोर्ट। और सोच के देखिए बेटा, हम कहते हैं कि हाय फॉरेन जाना, फॉरेन अपने नेपाल भूटान जैसे देशों में घूमा है, कितनी अच्छी बात है। देखो हमें वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है ना, वीज़ा के जा सकते हैं और काम कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, है ना, काम कर सकते हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती व भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नेपाल सरकार एक दूसरे में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती व भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नेपाल सरकार द्वारा पर्याप्त कदम न उठाने के कारण भारत सरकार नेपाल से नाखुश है। यहाँ के माओवादी आंदोलन का भारतीय सुरक्षा नीतियों से भारतीय सुरक्षा अजय पता नहीं क्या लिखा हुआ है, भारतीय सुरक्षा और से रोकती है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा ही उन्होंने हेल्प नहीं ना करी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी बाधाएं आ गई आपस में, जो उनके
रिलेशन थे बेसिकली बिगड़ गए थोड़े से, ठीक है जी। भारत सरकार का मानना है कि इससे बिहार व आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। वहीं नेपाल सरकार का मानना है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। भारत की नज़र उसके नदी, जल व पन बिजली पर है। नेपाल का मानना है कि भारत उसे अपनी सीमाओं से लेकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत व शांतिपूर्ण है। दोनों देशों में लोकतंत्रीय सरकार होने से भी दोनों के संबंध मजबूत हैं, मधुर हैं, परंतु नेपाल में लोकतंत्र की बहाली स्थायी नहीं है। 44 क्वेश्चन देखिए जी, ठीक है जी। 44 क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी, देखो कितनी बारी बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है ना, जो मैंने सेट पहले भी डिस्कशन किया है सॉल्यूशन, उसमें भी वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और वैसे भी हमें बच्चे नॉलेज होनी चाहिए, ये अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तुम अब नहीं पढ़ोगे तो बीकॉम बीए में जाकर पढ़ने पड़ेंगे, तब नहीं पढ़ोगे एमए, एमकॉम, पीएचडी, बीबीए, बीसीए, एमसीए में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, तो सो बेटर यही है, क्योंकि 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में पढ़ना पड़ता है। 12th में 11th से पहले आपके 9th और 10th में भी इको पॉलिटिकल वगैरह रहती है ना, तब नहीं पढ़ा तो याद रखना तभी क्लियर कर लोगे, अच्छी बात है, क्योंकि जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग होती है तब, है ना जी। चलिए जी, 44 का क्वेश्चन आंसर देखिए जी। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों का वर्णन करें। आंसर, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र आज वैश्वीकरण के प्रभावों से अछूता नहीं रहा है, फिर चाहे वह स्वयं राज्य ही क्यों ना हो। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा राज्य की, ठीक है, परंपरागत अवधारणा, परंपरागत होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न यानी कि न्यू ट्रेंड, ट्रेडिशनल होता है पुराने जमाने के टाइप का, ठीक है। राज्य की सप्रभुता की परंपरागत अवधारणा वैश्वीकरण के कारण कुछ इस प्रकार परिवर्तित हुए हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी हुई है। विचारकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकार को जो करना है उसके करने की ताकत में कमी आई है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब पुरानी हो गई है। राज्य कानून व्यवस्था व सुरक्षा को बनाए रखने में ही खुद को सीमित रखता है। सेकंड पॉइंट, सरकार सभी निर्णय अपने दम पर नहीं ले पाती, क्योंकि बाजार आर्थिक व सामाजिक एक मिनट बेटा, हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यहाँ थे ना। सरकार सभी निर्णय अपने दम पर नहीं ले पाती, क्योंकि बाजार आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारक बन गया है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने सरकार के फैसलों को प्रभावित किया है। थर्ड पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण राज्य की प्राथमिकता को कोई चुनौती नहीं। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्य पूरा कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर राज्य अपनी मर्जी से इन कार्यों से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, प्रौद्योगिकी के कारण अब राज्य पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए हैं, अतः वैश्वीकरण के कारण उसकी ताकत में इजाफा हुआ है। चलिए बेटा, ठीक है। अब 29 नंबर पेज पे देखिए, 6 मार्क्स वाले आगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब लॉन्गेस्ट क्वेश्चन आगे बस। ये यानी कि ये लगा लो, पेपर के 3 पोर्शन होते हैं। एक बिल्कुल ही छोटे क्वेश्चन जो 1-1, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर वाले होते हैं ना। एक मीडियोकर यानी कि 2-3-4 नंबर वाले होते हैं। लॉन्गेस्ट 6 मार्क्स वाले 3 पार्ट्स लगा के चलो बस। आप भी बेटर ये होगा बेटा अगर 6 मार्क्स वाले पढ़ लिए जाएं। चलिए 45 क्वेश्चन देखिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन। राष्ट्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट करें। राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। राष्ट्र निर्माण का अर्थ, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो राष्ट्र में एकता की भावना पैदा करती है। यह प्रक्रिया पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का केंद्र विकसित करती है। यह वह प्रक्रिया है जो लोगों में जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक भावनाओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को जागृत करती है। फेडरिक ने सही लिखा है,
राष्ट्र निर्माण एक समूह को संगठित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और घरेलू योजनाओं के लिए समूह के प्रति वफादारी है। राष्ट्र निर्माण के तत्व तत्व यानी कि एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्ट्स कह लीजिए, है ना जी। राष्ट्र निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण कुछ समय में नहीं अपितु लंबे समय में होता है। इसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। कोई ऐसा राष्ट्र नहीं जिसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से न गुजरना पड़ा हो। राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ अनिवार्य तत्व हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यदि कोई समुदाय विदेशी नियंत्रण में हो तो ऐसे राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि संप्रभुता या स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यधिक आवश्यक शर्त है। 1947 से पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे। हम अपने आंतरिक बाहरी फैसले स्वतंत्रता पूर्वक नहीं ले सकते थे। सेकेंड पॉइंट, उचित सार्वजनिक सत्ता। राष्ट्र निर्माण के लिए उचित सार्वजनिक सत्ता का होना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक सत्ता का मतलब है कानूनी या संवैधानिक सत्ता, ठीक है जी, मतलब कानूनी लीगल और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सत्ता का आधार शक्ति न होकर लोगों की इच्छा होना चाहिए, तभी वह लंबे समय तक कायम रह सकती है और राष्ट्र निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुसार भारत में अंतिम शक्ति जनता के पास है। नंबर थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय भावना। किसी राष्ट्र के लिए लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना और भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति गर्व व सम्मान नहीं होगा, तब तक इन्हें राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से संगठित नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट, विविधता में एकता की स्थापना। विविधता मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टॉपिक आ गया, यानी कि हमारी जो इंडियन कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग देशों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। सबका अलग खान पीन, रहना सहना, डिफरेंट कल्चर है सभी का, ठीक है। पर सभी में यूनिटी कैसे क्रिएट की जाए, एक बहुत बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। कोई भी किसी धर्म दूसरे धर्म का कुछ सीखने के लिए, कुछ पहनने के लिए तैयार नहीं होता, पर यूनिटी कैसे स्थापित की जाए। विविधता में एकता की स्थापना। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं होता जिसमें किसी प्रकार की विभिन्नता ना हो। भारत में भी अनेक धर्मों, जातियों, नस्लों, भाषा के लोग रहते हैं। उनके अपने खान पान, रीति रिवाज, सब कुछ, रहना सहना सब कुछ अलग अलग है, परंतु भारत इन क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करता है। भारत का संविधान सभी को इकहरी नागरिकता व समान अधिकार देता है। कंक्लूजन, अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण के अनेक तत्व हैं, यानी कि बेटा ये तो 4 इंपॉर्टेंट मेन तत्व लिखे गए थे, एलिमेंट्स लिखे गए, पर अगर हम बहुत लंबा लेख लिखे, बहुत 10-15 पेजेस का पूरा ऐसे लिखे, इसके बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स निकल कर सामने आ सकते हैं। यहाँ पर ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिखा जाना बेटर रहता है, ठीक है, सो दैट कि सभी फैमिलियर हो सके इन टॉपिक से। 46 क्वेश्चन देखिए जी। भारत की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर, भारत एक विशाल देश है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना, यहाँ पर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जिसकी सफलता के लिए चुनाव व राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। मौलिक अधिकार संघ या पार्टी बनाने का अधिकार भी देते हैं। इस प्रकार भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं और भारत की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, बहुदलीय प्रणाली। भारत में राज्य सत्ता पर किसी एक दल का अधिकार नहीं है। न तो यहाँ सैनिक राज शासन वाले देशों की तरह एक दल है और न ही यूरोपीय देशों की तरह केवल 2 पार्टी, अपितु भारत में अनेक, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी, ना कितनी सारी पार्टीज हैं, उसकी तरफ इशारा हो रहा है यहाँ सब कुछ। अपितु भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं, इसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। भारत में अनेक भाषा, जाति, धर्म के लोग राजनीतिक रूप से अलग अलग राजनीतिक दलों में संगठित है। नंबर सेकंड, राजनीतिक दलों का बदलता स्वरूप। भारतीय राजनीतिक का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। यह कभी एक जैसा नहीं रहा। प्रारंभ में कुछ वर्षों में हमने देखा कि देश में एक दल, कांग्रेस की प्रधानता रही। 90 के दशक में गठबंधन सरकारों का उदय हुआ और कुछ वर्षों तक गठबंधन में भी एक बड़े दल की प्रधानता रही। 2009 के बाद, 90 के दशक की बात होगी, ठीक है जी। अब 2009 के बाद क्षेत्रीय दलों का गठबंधन
90 दशक का मतलब था 1990, 91, 92, 93, ये 10 सालों वाले डाइकोटमी कह लो या 10 सालों का डेकेड बोलते हैं ना जी, वो उसे कहते हैं। 2009 के बाद क्षेत्रीय दलों का गठबंधन में प्रभाव बढ़ने लगा। डाइकोटमी बेसिकली बेटा, डाइकोटमी किसे बोलते हैं? 10 सालों के लिए जब हम पॉपुलेशन कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन का डाटा, उसे डाइकोटमी बोला जाता है, ठीक है। सेंसस किया जाता है जब पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जाता है 10 सालों का। प्रभावहीन विरोधी दल, भारत में विरोधी दलों की स्थिति बड़ी दयनीय रही है। सन 1984 व 1977 को छोड़कर, ठीक है, अपने अपने मम्मी पापा के डेट ऑफ बर्थ वगैरह से तुम याद रख सकते हो इन ईयर्स को, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करके याद किया करो, नहीं तो बेटा याद करने थोड़ा टफ हो जाते हैं ईयर्स जो होते हैं। 1984 व 1977 को छोड़कर विरोधी दल कभी भी शासक दल के विकल्प मतलब अल्टरनेटिव नहीं बन पाए। स्वतंत्र सदस्य, भारत में अनेक दलों के होने के बाद भी संसद व राज्य विधानमंडलों में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या बहुत है। हालांकि निर्दलीय सदस्यों को पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई, परंतु इससे मतों का विभाजन अवश्य हो जाता है। 5th पॉइंट, क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण। भारत विशाल देश है, यहाँ अनेक क्षेत्र हैं, स्थानीय लोगों की अपनी समस्याएं हैं। लोगों व नेताओं के दिलों में राष्ट्रीय हितों के मुकाबले क्षेत्रीय हितों का अधिक महत्व है। जैसे तमिलनाडु की DMK सरकार है, AIADMK पार्टी है, ठीक है जी, इस तरीके से। अतः निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारतीय दलीय प्रणाली का विकास ठीक से नहीं हो पाया। 1952 से लेकर अब तक इसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं रहा, अतः इसे समझना काफी कठिन है। 47 क्वेश्चन देखिए जी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आंसर, गुट निरपेक्षता का अर्थ विभिन्न शक्ति गुटों से अलग रहते हुए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन का निर्णय मुख्य गुण दोषों के आधार पर करना। डबल कोट्स में देखो ध्यान से क्या लिखा है, गुट निरपेक्ष का 2 लाइनों में रट्टे लगा देना कि किसे कहते हैं। गुट निरपेक्षता विभिन्न शक्ति गुटों से अलग रहते हुए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन का निर्णय गुण दोषों के आधार पर करना। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने नव स्वतंत्र राष्ट्र अपनी कुछ सामान्य विशेषताओं व विचारधारा के कारण शीत युद्ध काल में एक दूसरे के निकट आए और उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का आगाज किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांत नंबर 1, गुट निरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय स्वाधीनता, सप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, नस्लवाद व विस्तारवाद का विरोध। नंबर 3 पॉइंट, विदेशी कब्जे, ठीक है, विदेशी कब्जे मतलब किसी पे अधिकार जमा लेना, कब्जे। विदेशी कब्जे व औपनिवेशिक आधिपत्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना व इसके लिए सामूहिक प्रयास करना। 5th पॉइंट, शास्त्रों की होड़ समाप्त कर निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना। 6th पॉइंट, विकासशील व विकसित राष्ट्रों के बीच असमानता को कम करना। 7th पॉइंट, सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। कंक्लूजन देखिए जी, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता को बढ़ावा, अन्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध, विदेश हस्तक्षेप इंटरफेरेंस का विरोध, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। बेटा आपने क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चाहे कंप्यूटर का हो, आपने हमेशा हर पेपर में टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करके आनी है। टेक्निकल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जिसे, टर्म्स टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना जी, वो यूज़ करके आने। उन कीवर्ड्स से ही जजमेंट होती है। जैसे CBSE ICSE वाले, HVSE वाले क्या जज करते हैं, सारा पूरा नहीं पढ़ते। उनको अगर क्वेश्चन में दिख जाए ना कि बच्चे ने 5-7 कीवर्ड्स टॉपिक से रिलेटेड यूज़ किए हुए हैं, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे निशस्त्रीकरण है बेटा, अगर आप यूँ लिखोगे कि बिना हथियारों की सरकार, अच्छा नहीं लगेगा ना, बट निशस्त्रीकरण दूसरे पता लग जाएगा कि भाई ये अपना पॉलिटिका वो कीवर्ड है। जैसे DMK सरकार है, AIADMK सरकार है ना, पार्टीज है, ऐसे लिखोगे ना। इसको सिंपल से शब्दों में लिखोगे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कीवर्ड्स लिख के आने होते हैं, बस ये याद रखना। 5, 7, 10, 12 कीवर्ड्स हर क्वेश्चन में होने ही होने चाहिए, वो डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन देखिए जी, शाह आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था? इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? आंसर,
शाह आयोग की नियुक्ति जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में की गई। इस आयोग का मुख्य कार्य श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों या अत्याचारों की जांच करना था। ठीक है, शाह आयोग जांच करना, देखो शाह आयोग जांच करना, जातियां, सोच के देखो, सारों को कोरिलेट कर दो बस अपने आप ही। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वास्तव में श्रीमती गांधी ने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया। उन्होंने लोगों पर अत्याचार किए और तानाशाही ढंग से शासन तो तानाशाही शाह, ठीक है, सारा को रिलेट कर देना। शाह योग, नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए, शाह योग ने कहा कि आपातकाल का निर्णय इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत निर्णय था, व्यक्तिगत पर्सनल। देखो ठीक है, ओपोनेंट बोलने लगे ना वो बेसिकली, क्योंकि पहले विरोध ही कर रहे थे तो ओपोनेंट बातें ही बोलेंगे ना। उन्होंने इससे पहले मंत्रिमंडल से कोई विचार विमर्श नहीं किया। सेकंड पॉइंट, इस दौरान सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ क्योंकि आधी रात को बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। थर्ड पॉइंट, फोन टेपिंग करना गलत था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगजीवन राम की फोन टेपिंग इस दौरान की गई। फोर्थ पॉइंट, आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर आपातकाल की घोषणा करना सरासर गलत था। ठीक है जी, खत्म। 49 क्वेश्चन देखिए जी। अब शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। आंसर, शीत युद्ध को अंग्रेजी में कोल्ड वॉर भी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड, ठीक है जी, बर्नार्ड बारूच ने किया था। बी से याद रखना, सी से कोल्ड वार होगा, ये यहाँ से याद रखना, सी शीत, SH कोल्ड। शीत युद्ध भयानक व वास्तविक युद्ध न होकर विरोधी विचारधाराओं का युद्ध था। इसे कुछ विद्वानों ने स्नायु युद्ध की भी संज्ञा दी। स्नायु, ये भी पूछा जा सकता है कि स्नायु युद्ध से क्या मतलब है, किससे कहते हैं, तो ऑपोजिट चल रहा है ना बेसिकली। स्नायु युद्ध से भी पूछा जा सकता है, शीत युद्ध से भी, कोल्ड वार से भी पूछा जा सकता है ना जी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देश दो गुटों में बट गए। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जिसे पूंजीवादी विचारधारा, अमेरिका को आपको पता है शुरू से हम पूंजीवादी विचारधारा वाला कहते हैं ना। दूसरे का नेतृत्व सोवियत कौन, सोवियत रूस कर रहा था, जिसे साम्यवादी सोवियत रूस र एक जैसे से लग रहे हैं। दूसरे का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, जिसे साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। दोनों गुटों में दुनिया के अधिकांश देशों को आर्थिक व सैन्य सहायता देने के बदले अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ लग गई। धीरे धीरे यह होड़ हथियारों व सैन्य गुटों की होड़ में बदल गई। दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में उलझे रहे। इससे दुनिया की भी शांति भंग हुई, परंतु कोई वास्तविक या भयावह युद्ध नहीं हुआ। यह दौर 1960 से 1991 तक जारी रहा। वही वाला आज भी चल रहा है, वही वाला, ठीक है, तब चला था, शांत हो गया, यही वाला फिर वापस उसी दौर में फिर वापस आ चुका है। शीत युद्ध के लक्षण निम्नलिखित, यह दो महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति था। यह मनोवैज्ञानिक या दिमागों का युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, यह वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध जैसा तनाव या विरोध था। ठीक है, रियल का युद्ध नहीं हुआ था, बट लड़ाई झगड़े, सैनिक इकट्ठा करने की होड़ लगना, ठीक है, ये सब कुछ चला। फोर्थ पॉइंट, प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक संधियां व हस्तक्षेप इसके साधन थे। फिफ्थ पॉइंट, यह एक वॉक युद्ध था। ठीक है, वॉक जैसे कहते हैं वॉकिंग करना, उस टाइप का, क्योंकि रियल का नहीं हुआ था ना बेसिकली। सिक्स्थ पॉइंट, यह वर्चस्व के लिए युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, प्रश्न नंबर 50, 50वां क्वेश्चन, सेट 2 का 50वां क्वेश्चन, क्लास 12 HBSC को पॉलिटिकल साइंस का। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, यानी कि फेवर और डिसफेवर में अपने मत देने हैं। आंसर देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके प्रभाव से आज विश्व का कोई भी देश और जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इसके कुछ अच्छे प्रभाव और कुछ पूरे भी हैं। इन सभी प्रभावों का निम्नलिखित अगर लिख गए, देखिए नंबर क पॉइंट में टोटल, देखिए पहले ध्यान से देखिए राजे, 6 पॉइंट, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन है। ऐसे टाइप क्वेश्चन का मतलब है पूरा फुल लेंथ में लिखना, यानी कि तुम ये लगा के चलो, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है राजे, कम से कम
6 मार्क्स का 4 पेजेस में तो राजे आराम से 4 से 6 पेजेस में तो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ब्रॉड शीट है, लैंडस्केप शीट आती है तुम्हें मिलती है। देखिए इसके सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी कि इसके फेवर में, तुम डिबेट होती है ना किसी टॉपिक को लेके, डिबेट टाइप ये बेसिकली ये भी, ठीक है जी। फेवर में कितने पॉइंट है ये, विभिन्न संस्कृतियों का मेल ज्ञान में पॉजिटिव, ठीक है 6 पॉइंट। और इसके नकारात्मक कितने बताया गया, 4 5 5। बस फिर कंक्लूड कर दिया। यही अपना लास्ट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है जी। चलिए, वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। आंसर, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके प्रभाव से आज विश्व का कोई भी देश और जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इसके कुछ अच्छे प्रभाव है और कुछ बुरे भी हैं। इन सभी प्रभावों का वर्णन आगे लिखा है। फेवर में सुनिए, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। इस श्रेणी में वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव या इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्रों का संतुलित विकास। वैश्वीकरण में प्रत्येक राष्ट्र को विकास का समान अवसर मिलता है। इससे कोई भी निर्धन या कमजोर राष्ट्र भी विकास की ओर अग्रसर होने लगता है। इसमें सभी राष्ट्र एक परिवार के सदस्यों की तरह सहयोग करते हुए विकास करते हैं। नंबर 2, समानता की भावना। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली, इसको इंग्लिश में ना जो मैं बताती हूँ तुम्हें एलपीजी है ना जी, एलपीजी का ये तो एलपीजी तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी ग्लोबलाइजेशन ये तो न्यू फॉर्मेशन है ना। इससे पहले जैसे पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ हाथों में सीमित थी, ठीक है जी। ग्लोबलाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है जी। और बाहर के लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई को बढ़ावा मिला। राष्ट्रों का संतुलित विकास। वैश्वीकरण के में प्रत्येक राष्ट्र को विकास का समान अवसर मिलता है। ये तो होगा था जी पॉइंट है ना। समानता की भावना। वैश्वीकरण में सभी देशों को समान समझा जाता है। यह सभी देशों का साझा बाजार है। यहाँ कोई भी आकर अपनी सेवा सामान व निवेश दे सकता है। विश्व शांति कर प्रोत्साहन। वैश्वीकरण में सभी राष्ट्र अपने परस्पर वैर भाव भूलकर अपने अपने व्यापारिक हितों की बात करते हैं। यहाँ विश्व मत का महत्व है, न कि किसी देश की मनमानी, ठीक है। विश्व ग्लोबलाइजेशन। 4th पॉइंट देखे जी, विश्व समस्याओं का आसानी से हल। जो रजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट कर रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है, इम्प्लीमेंट अब हुई है, बन चुकी थी वो 2020 में बना दी गई थी। 32 ईयर्स के बाद, पहले 68 में, फिर 86 में, 86 के बाद अब बनी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखो है ना। और चलिए, वैश्विक समस्या को आसानी से हल। आज पर्यावरण, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, महामारी, आतंकवाद सभी राष्ट्रों की साझी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के हल के लिए वैश्वीकरण सहयोग का वातावरण तैयार करता है। 5th पॉइंट, विभिन्न संस्कृतियों का मेल। इंटरनेट व संचार साधनों से वैश्वीकरण के दौर में लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति परंपराओं को समझा व सम्मान दिया। जैसे कोविड के कारण हम डिजिटल कम्युनिटी के लोग हम ना इकट्ठा हो सके हैं, एकत्रित। नेटिकेट्स आए हैं, हमें नेटिकेट्स मतलब नेट पे, कंप्यूटर पे, स्क्रीन्स पे काम करने की अक्ल आई है, कैसे हमने काम करना है, और इकट्ठे हो गए, मतलब ग्लोबलाइजेशन अपने आप ही देखिए कोविड के कारण, ठीक है। डिजिटल कम्युनिटी सारी हमारी नेशनल इंटरनेशनल, तो हम भारतीय है ही हैं, इंटरनेशनल मतलब बाहर के लोग भी, हम उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि करते ही आ रहे हैं कोविड के बाद से। ज्ञान व तकनीक में वृद्धि। ज्ञान व तकनीक का दायरा बढ़ा है। इससे हम एक दूसरे से कुछ भी सीखने में समर्थ हुए हैं। चलिए जी, वैश्वीकरण जैसे बेटा जियो जैबरा है ना, हमारे यहाँ इंडियंस को कहाँ आता था जियो जैबरा वगैरह, ये कहाँ से आया सब कुछ। ये जो जियो जैबरा है, पर्ल है, के मैप है, कैनवा है, काफ़ी सारे डिजिटल जो एप्स हैं वहीं से स्टार्टिंग हुई। फिर हमारे इंडियंस ने भी सीख ली, फिर इंडियंस ने सीखते सीखते हम जैसे सबने ही सीख लिया ये कुछ ऐप्स। वैश्वीकरण के नेगेटिव इम्पैक्ट। चलिए जी, इस श्रेणी में वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क या कुप्रभावों का डिसएडवांटेजेस लगा लीजिए बेसिकली, ठीक है। वो एडवांटेजेस थी, ये डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस कह लीजिए। 1st पॉइंट, निर्धन राष्ट्रों का शोषण। वैश्वीकरण में अच्छे सुविचारों के सपने दिखाकर निर्धन राष्ट्रों में अपने पांव पसार लिए जाते हैं। निवेश का अधिकांश हिस्सा
बारह देशों व कंपनियों का होता है। एमएनसी, ठीक है जी, एमएनसी कंपनी। समानता का अभाव, वैश्वीकरण में विश्वव्यापी संगठनों पर बड़े बड़े संपन्न राष्ट्रों का नियंत्रण होता है, जो शक्ति संपन्न राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। उपनिवेशवाद का नया रूप, भले ही आज उपनिवेशवाद समाप्त हो गया हो, परंतु वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निगमों ने नव उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। बेसिकली यहाँ क्या कहना चाह रहे राजे, जैसे जो बेसिकली पहले से रिच हैं, हाई कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है जी, और कॉरपोरेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। जो पहले से ही गरीब थी वो बेसिकली अपने पाँव पूरी तरह नहीं पसार सकी। कमजोर व निर्धन राष्ट्रों की अनदेखी, वैश्वीकरण में सभी निर्णय बहुराष्ट्रीय निगम और कंपनियां लेती हैं, जो साधन संपन्न, ठीक है, साधन संपन्न क्या होता है, मैन मनी मटेरियल मैन पावर, यही सब कुछ है हमारे, यही हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है। म सोचिए, मैन, देखो मैन को एक साइड रखो, मनी मनी मशीनरी पड़ी है हमारे पास, पर मैन के बिना पॉसिबल नहीं है। पर ये क्या करे, सभी साधन संपन्न, यही जिसके पास अच्छा खासा है, जिसके पास अच्छी खासी कैपिटल है, मैन पावर है, रिसोर्सेज है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं ना, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ पेमेंट होते हैं। लैंड क्या, हमने रेंट पे लैंड ले ली, जमीन खरीद ली, क्या देंगे, उसका किराया भरेंगे ना, फैक्टर ऑफ पेमेंट। एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देंगे, मजदूरों को हम वेजेस देंगे, कैपिटल पैसा डिवेंचर शेयर्स के थ्रू लिया है अपना अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, कैपिटल के बदले क्या भरेंगे, ब्याज, पैसा, इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सेवाएं प्राप्त करने के बदले हम फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को एज अ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस के फॉर्मेशन में पेमेंट करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, जिनके पास ये सब कुछ अच्छा खासा है वही उन्हीं को अधिक महत्व मिला है। कमजोर पहले ही कमजोर था, वो फिर और कमजोर हो गया। अमीर गरीब की खाई और ज्यादा खाई गहरी होगी दोनों के बीच। कुटीर उद्योगों का स्थान बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ले लिया है, जिससे छोटे व्यापारी समाप्त हो गए हैं, गरीबी और अधिक बढ़ी है। कंक्लूजन, बस राजे खत्म, फिनिश हो गया जी। चलिए पार्ट 3 तक खत्म, पार्ट 3 और सोल्यूशन सेकंड, पॉलिटिकल साइंस HBSC बोर्ड क्लास 12th का। 13th शायद से आपका 13 को है ना, मंडे को ही है ना, हाँ 13th को है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास +2 का HBSC बोर्ड का फाइनल एग्जाम आपका जी, 2023 13 मार्च को। अमीर गरीब की खाई, कुटीर उद्योगों का स्थान बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ले लिया है, जिससे छोटे व्यापारी समाप्त हो गए, गरीबी बढ़िया। कंक्लूजन, वैश्वीकरण के पक्ष विपक्ष में तर्कों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसके अपने लाभ व हानियां हैं। इससे न केवल व्यक्ति व व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, अपितु राज्यों की प्रभुसत्ता भी प्रभावित हुई है। चलिए बेटा, ये वैश्वीकरण, एमएनसीज तो मैं एक बार हल्का सा पहले बताया था बेटा। एमएनसीज क्या होती है कि भाई जैसे फॉरेन कंपनीज हमारी इंडियन कंपनीज में आकर अपना कंप्लीट सेटअप लगा ले, जैसे डोमिनोज है, ठीक है जी, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, सबवेज है, उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा कंप्लीट सेटअप लगा रखा है, वो हम कहेंगे एमएनसीज कंपनीज आई हैं। ऐसे हमारी कंपनीज अगर बाहर लगा ले अपना, फॉरेन में कहीं पर भी, बट फॉरेन में, तो उसको वो लोग कहेंगे कि एमएनसी कंपनी है। चलिए बेटा, आपको रिपीटेडली सुन लेना इसको। ऑल द वेरी बेस्ट। अब तीसरा सोल्यूशन बेटा देखते हैं, कल तक लेकर आते हैं आपके साथ, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं फिजिक्स के, मेरे पास फिजिक्स का पेपर है बच्चों का, कल है, कल 9th कल है ना, कल फिजिक्स का पेपर है 12th क्लास का, उसका पहले मैं अपलोड कर दूं फिजिक्स के, फिर उसके बाद आपका 3rd सेट भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।